Hello student, welcome to our YouTube channel SKS Biology classes. Today we will discuss about biomolecules. Biomolecules हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। नीट और बायोलॉजी का 11th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स है क्या? हमारे एनसीईआरटी के अनुसार जो है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो है, अगर कोई लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू जैसे सेल, ये आपका मान लीजिए पेड़ का पत्ती हो गया, लीव्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारा चीज क्या है? लिविंग टिश्यू है। अगर लिविंग टिश्यू से अगर कार्बन कंपाउंड्स को निकाला जाए तो एनसीईआरटी कहती है कि उस कंपाउंड्स को जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, all the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जिसको हम लोग लिविंग टिश्यू से जो है प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको जो हम लोग क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में क्या? पेड़ पौधा, जीव जंतु, सारा चीज आ गया। ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सेम केमिकल से बना हुआ हो, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड्स हो, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या इंसेक्ट्स हो या कोई पैरासाइट्स हो, सब में जो सबका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, सारे चीज तो सेल से बने रहेंगे, तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, चाहे वो एलिमेंट्स हो या उसका कंपाउंड्स हो। ठीक है? इफ वी परफॉर्म केमिकल एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others and their respective content per unit mass of living tissue are obtained। अगर हम लोग जो है किसी प्लांट के टिश्यू का या एनिमल का टिश्यू का या किसी माइक्रोबियल पेस्ट का अगर एक लिस्ट बनाए, तो उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सारे चीज जो है उसमें प्राप्त करेंगे। और जितना जो है लिविंग टिश्यू का मास होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये सारे जो केमिकल्स है उसको जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है? A similar list is obtained if you perform the same analysis
on the piece of earth crust as an example of non-living matter। और ये अर्थ क्रस्ट क्या है, एक नॉन लिविंग मैटर है। अगर अर्थ क्रस्ट को भी हम लोग जो है ना, अगर उसका भी अगर एक लिस्ट बना एनालिसिस करें तो जो लिस्ट बनेगा वो सेम तरह का बनेगा जैसा एनिमल जो लिविंग टिश्यू है, और जो लिविंग टिश्यू जो है वो लिविंग टिश्यू और नॉन लिविंग टिश्यू अर्थ क्रस्ट हो गया। वो दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है करीब करीब सेम होता है। All the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of the living tissue। जैसा कि मैंने कहा कि जितना जो एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे वो सारे करीब करीब तत्व जो है लिविंग टिश्यू में भी पाए जाएंगे। ठीक है। A closer examination reveal that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust। अगर क्लोज परीक्षण किया जाए, क्लोज एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें ये दर्शाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना वो लिविंग टिश्यू में जो है नॉन लिविंग टिश्यू के बनस्पत जो है क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे देखिए ये अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गया ना, अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गया। अर्थ क्रस्ट क्या है, अर्थ क्रस्ट जो है नॉन लिविंग है। और ये ह्यूमन बॉडी हो गया, ये क्या है, नॉन लिविंग नहीं, ये लिविंग मैटर है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है नॉन लिविंग मैटर है और ह्यूमन बॉडी जो है लिविंग मैटर है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है देखिए अर्थ क्रस्ट में कितना है 0.14 है और ह्यूमन बीइंग में क्या है 0.5 है। तो ये देखिए इसका परसेंटेज जो है यहाँ 0.14 है और यहाँ 0.5 है, तो ये बढ़ा ना। कार्बन का भी देखिए, कार्बन का भी अर्थ क्रस्ट में 0.03% है और ह्यूमन बीइंग्स में है 18.5। तो ये जो है बढ़ रहा है ना, परसेंटेज जो है कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह का जो परसेंटेज है वो लिविंग टिश्यू में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सब भी है, ऑक्सीजन देखिए 46% इसमें है अर्थ क्रस्ट में, इसमें 65% है। नाइट्रोजन करीब नील है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन इसमें 3.33 है, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह जो है जितना भी प्रोटीन है करीब तो नाइट्रोजन उसमें रहना ही रहना है। इस तरह सल्फर है, सल्फर में भी है, दोनों में है। सोडियम भी है, कैल्शियम भी दोनों में है, मैग्नीशियम भी है। और सिलिकॉन जो है मेनली अर्थ क्रस्ट में है और ये जो है इसमें निग्लिजिबल है। तो दो चीज है, नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है और सिलिकॉन जो है लिविंग टिश्यू में बहुत कम है। ठीक है। अब कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल्स and chemicals involved in metabolic processes of living organism is known as biomolecules or biological molecules। ठीक है। ये जो कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल्स है या केमिकल्स है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पायरेशन वगैरह है, उसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है वो जो है उसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है।
For performing a chemical analysis, we can take any living tissue, a piece of liver or a vegetable. लिविंग टिश्यू में चाहे आप लीवर का एक टुकड़ा ले लीजिए या किसी सब्जी का टुकड़ा ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, ग्राइंड कीजिए, पीस लीजिए उसको, और किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH, ये हो गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, यूजिंग ए मोर्टार एंड पेस्टल। पेस्टल और मोर्टार ये कूटने वाला जो होता है ना, जो दवा बनता है, उसमें जो है कूट लीजिए उसको, बारीक पीस लीजिए उसको, तो क्या होगा, उसमें कूटिएगा तो ये थिक स्लोरी बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा, और उसको आप क्या कीजिए, वे स्ट्रेन दिस थिक स्लोरी थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन। ये जो चीज, जो पनीर बनाने वाला जो कपड़ा होता है उसमें छान लीजिए या कॉटन के कपड़ा में छान लीजिए, तो दो तरह का फ्रैक्शन जो है प्राप्त होगा। एक जो प्राप्त होगा, जो क्या होगा, एक जो है जो नीचे चला जाएगा, कपड़ा से नीचे चला जाएगा, चाहे चीज क्लॉथ हो या कॉटन से जब छाना जाएगा जो नीचे चला जाएगा उसको कहेंगे फिल्ट्रेट, या जो फिल्ट्रेट होगा वो एसिड सोल्यूबल पूल होगा, और जो कपड़ा के ऊपर बचा, जो फिल्टर्ड नहीं हुआ, उसको हम लोग कहेंगे रिटेंटेड, या रिटेंटेड जो होगा वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल which contain thousands of organic compounds। जो एसिड सोल्यूबल पूल होगा, जो कपड़ा से नीचे छन कर चला गया, उसमें हजारों के ऑर्गेनिक केमिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको कहेंगे रिटेंटेड और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन वो जो है उसमें मेनली चार तरह का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद रहेंगे। चार तरह के इसमें रहेंगे क्या, प्रोटीन रहेंगे, न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, पॉलीसेकेराइड्स रहेंगे और लिपिड्स रहेंगे। ठीक है, A number of organic molecules are also present in acid soluble fraction besides the acid insoluble। For analysis, extract the compounds, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds। In other words, one isolate and purify the compounds। क्या करना है कि एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन के लिए वेरियस तरह का टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि जितना कंपाउंड्स होगा उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग टेक्निक होगा। ठीक है, आप किसी भी केमिकल्स को आप प्राप्त करेंगे, किसी भी कंपाउंड्स को प्राप्त करेंगे, उसके लिए सबका अलग अलग टेक्निक जो है लगाना पड़ेगा, अलग अलग मेथड लगाना पड़ेगा। और इस तरह से जो क्या करेंगे कि प्रत्येक केमिकल्स जो है कि प्रत्येक केमिकल्स को हम प्राप्त करेंगे और उसको प्यूरिफाई करेंगे। When analytical technique applied to compound, it gives us an idea of the molecular formula and probable structure of the compound। जब हम लोग
एनालिटिक टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें है। इससे पता चल जाएगा कि उसका क्या फिगर हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, और क्या जो है उसका केमिकल फार्मूला हो सकता है। ठीक है, कार्बन कितना हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कितना मिल रहा है, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, कितना कार्बन कंपाउंड्स है, ये सारा चीज़ जब हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे तो पता चल जाएगा उसका केमिकल फार्मूला क्या है, वो कंपाउंड क्या है। All the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules। जितना भी जो है हम लोग कार्बन कंपाउंड जो है लिविंग टिश्यू से जो है ऑब्टेन करेंगे उसको जो है बायोमोलिक्यूल्स कहा जा सकता है। Living organisms also contain inorganic elements and compounds in them can be identified by destructive experiment known as analysis। अब जो लिविंग टिश्यू होगा उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी होगा, तो उसको ऑब्टेन के लिए करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एनालिसिस करेंगे। ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्यों है, क्योंकि जो भी लिविंग टिश्यू है उसको क्या करेंगे, हम लोग लेंगे, जब हम लोग लेकर उसको वेट करेंगे, तो वेट मतलब उसको तौलेंगे, तो वो जो तौलेंगे उसको क्या करेंगे, तौलेंगे तो वो जो जैसे लीवर का एक टुकड़ा लिए या लीव्स ले लिए, उसको जो है मान लीजिए कि हम लोग जला दिए, ऐसे वेट किए, तौले उसको, जितना हुआ उसको कहेंगे ड्राई वेट, और फिर उसको सुखाए, और सुखाए उसके बाद वेट किए तो उसको कहेंगे क्या, सॉरी, ये जो लिविंग टिश्यू को लेकर ऐसे तौले, फ्रेश लिविंग टिश्यू जैसे लीवर का टुकड़ा लिए या हरा पत्ता लिए तोड़कर उसको तौले, उसको कहेंगे वेट वेट, और जो सुखाए और फिर वेट किए उसको फिर तौले उसको कहेंगे ड्राई वेट। तो जो वेट वेट है मतलब जो फ्रेश लिविंग टिश्यू का जो वेट किए और फिर सुखा कर जो वेट किए उसको माइनस करेंगे तो उसका वाटर कंटेंट पता चल जाएगा, वाटर कंटेंट कितना था उसमें। ठीक है, हमारा शरीर तो मैक्सिमम पार्ट जो है या किसी भी लिविंग टिश्यू का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो वाटर से है, तो वाटर वेपराइज कर जाएगा, जो बचेगा वो ड्राई वेट हुआ, तो आपको पता चल जाएगा वाटर कंटेंट उस टिश्यू में कितना था पार्टिकुलर। ठीक है, वही कह रहा है कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, एग्जाम्पल लीफ या लीवर, इज टेकन एंड वेट, दिस इज कॉल्ड वेट वेट, एंड ड्राई, इसको सुखाएंगे, आफ्टर ड्राई ऑल द वाटर एवोपरेट एंड रिमेनिंग मटेरियल इज ड्राई वेट। यही मैं बोला कि उसको सुखाए, ऐसे तौले तो उसको ड्राई वेट वेट, और तौल सुखा कर तौले उसको ड्राई वेट, और दोनों वेट वेट और ड्राई वेट घटा लिए, ये वेट वेट और ड्राई वेट को घटा लिए तो वाटर कंटेंट पता चल गया। ठीक है, when the living tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, किसमें हो जाएगा, CO2 और वाटर वेपर, which escape in the environment and remaining is called ash। The ash contains inorganic elements like sulfate, phosphate, etc। जब हम लोग क्या करेंगे, जो ड्राई वेट बचा जो लिविंग टिश्यू का, उसको क्या करेंगे, हम लोग जला देंगे, पूरा जला देंगे। तो पूरा जलाएंगे तो क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उस गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। वो तो मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा ऊपर। ठीक है, और जो बचा हुआ चीज है उसको ऐश कहेंगे। ठीक है, राख जिसको कहते हैं,
और उस राख में जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहेगा, सल्फेट और फास्फोरस वगैरह रहेगा उसमें। इन दी एसिड soluble fraction, inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen. ठीक है, इसमें सल्फेट और फास्फेट रहेगा। एलिमेंट composition of living tissue in the form of oxygen, hydrogen, chlorine, carbon, etc. is given by elemental analysis. And analysis of compounds gives the idea of kind of organic, figure 9.1, and inorganic constituents, table 9.2, present in living tissue. एलिमेंटल कंपोजिशन जो है किसी लिविंग टिश्यू का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन के रूप में जो है एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे। और कंपाउंड का जो एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो है हम लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चलेगा, जो फिगर 9.1 और टेबल 9.2 में दिया हुआ है। तो 9.2 में ये हो गया, तो ये लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू कंपोनेंट, और ये हो गया फार्मूला। सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम आयन है और वाटर है। और कंपाउंड्स में NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट, ये सारा चीज हो गया। और ये जो चीज है ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, ये सारा चीज हो गया। से शुगर्स रहेगा, शुगर्स कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट शुगर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट और शुगर एक ही चीज है। जैसे ग्लूकोज का ये फार्मूला हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये राइबोज हो गया। देखिए इसमें कार्बन कंपाउंड्स राइबोज में 5 रहेगा, इसमें 6 रहेगा। ये देखिए अमीनो एसिड हो गया, मेन ये हो गया ग्लाइसिन, सबसे सिंपल फॉर्म हो गया ग्लाइसिन हो गया। देखिए ये कार्बन है, इसमें आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ये NH2 वाला ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। ये जो है क्या होगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सबसे सिंपलेस्ट जो है अमीनो एसिड रहता है। और ये एलानीन है, ये क्या होगा, ये सारा चीज देखिए ये सेम है, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पर अगर CH3 आ गया तो ये एलानीन हो गया, हाइड्रोजन की जगह पर अगर CH2OH आ गया तो ये सेरीन हो गया, ठीक है। ये सब सारा सिंपल मोलिक्यूल्स है। ये देखिए ये पाल्मेटिक एसिड हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, ये ट्राइग्लिसराइड हो गया, ठीक है। ये देखिए ये कैसे बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैटी एसिड फैट, ठीक है। देखिए ये ग्लिसरॉल हो गया, ये देखिए ये हो गया ना ये, और ये ऐसा फैटी एसिड जो है, ये R1 जो है क्या है, एक फैटी एसिड है। ये R2 रहेगा, ये भी एक फैटी एसिड जुटेगा, ये R3 फैटी एसिड जुटेगा, तो ये बनाएगा ट्राइग्लिसराइड, मतलब फैटी एसिड को बनाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोलिपिड इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन का जो है कंपोनेंट होता है। ये आपका कोलेस्टेरॉल हो गया, कोलेस्टेरॉल का ये स्ट्रक्चर हो गया, ये फैट एंड ऑयल के में हो गया। ये देखिए ये जो है एडेनिन का स्ट्रक्चर है, जो प्यूरिन में
क्या क्या आता है प्यूरिन में? एजे मतलब एडेनिन और गुआनिन, और ये हो गया पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में यूरासिल है, उसमें और भी आ गया आपका साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, ये सारा चीज हो गया पायरिमिडिन। तो ये देखिए ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। ये नाइट्रोजन, यूरासिल और एडेनिन जो है नाइट्रोजन बेस हो गया। ये जो पेंटोज शुगर हो गया, ये 5 ठो है ना कार्बन, 1 2 3 4 5, ये पेंटोज शुगर हो गया। पेंटोज शुगर में अगर यहाँ पर एनालिन एडिनिन लग गया तो इसको कहेंगे एडिनोसिन। यहाँ पर जो है ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पर यूरासिल लग गया तो इसको कहेंगे यूरिडिन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। वही जो है यहाँ पर जो है फास्फोरस लग गया, ये सारा चीज सेम है। एडेनिन देखिए ये सारा चीज ये सेम है ना इतना। यहाँ पर जो है सिर्फ फास्फोरिक ये वाला फास्फेट वाला ग्रुप आ गया, तो ये हो गया एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पर हो गया एडिनोसिन, यहाँ हो गया एडिनाइलिक एसिड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। फ्रॉम ए chemistry point of view, we can identify functional groups like ketone, aldehyde, aromatic compounds, etc. But from biological point of view, we can classify amino acids, nucleotide bases, fatty acids, etc. अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन, एल्डिहाइड, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह के। अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग को एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो है या इसी को केमिकल कंपाउंड्स कहेंगे। जो बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो मेनली 2 तरह का होगा। एक होगा माइक्रोमोलिक्यूल्स या इसी को सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, या सेकंड होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स या बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स को 2 पार्ट में बांट दिए। ये हो गया माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होगा वो मेनली जो है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होगा। और सेकंड हो गया मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होगा वो मेनली एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्रोमोलिक्यूल्स या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन का सिंपल शुगर हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। और आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आपका प्रोटीन्स हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया। ठीक है। अब आप देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, ये जो होता है ना, दे आर ए स्मॉल साइज सिंपल केमिकल्स हैविंग लो मोलिकुलर वेट इन बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स, मतलब लेस देन 1000 डाल्टन। सिंपल स्ट्रक्चर एंड हाईली पोलर, हाईली सोल्यूबल, अगर पोलर होगा तो हाईली सोल्यूबल होगा। These are found in acid soluble fraction. एग्जाम्पल्स हो गया सिंपल शुगर, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है या सिंपल बायोमोलिक्यूल्स है वो जो है छोटा साइज, उसका साइज छोटा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, लो मोलिकुलर वेट होगा। मेनली जो है जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा
18 to 800 डाल्टन्स के बीच में जो है, मतलब 1000 डाल्टन्स के अंदर जो होगा वो जो है माइक्रो मोलिक्यूल्स या बायो मोलिक्यूल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसका ये जो होगा वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होगा, एसिड में जो है सोल्यूबल होगा। इसका एग्जांपल्स हो गया सिंपल शुगर, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारा इसका एग्जांपल है। सिंपल शुगर, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब हो गया आपका मैक्रो मोलिक्यूल्स या बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। दे आर लार्ज साइज complex chemicals having high molecular weight, usually more than 1000 डाल्टन्स, ठीक है। अब इसमें बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स आता है, लेकिन वो उसका मोलिक्यूलर वेट जो है 1000 या उससे ज़्यादा नहीं रहता है, उससे कम ही होता है। फिर भी वो बायोमोलिक्यूल्स माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में जो है उसको जो है रखा जाता है। उसका रीजन हम बताते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और लेस सोल्यूबल होगा। वो जो है स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होगा और ज़्यादा घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। दीज आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में जो है ये रहेगा। The acid insoluble fraction has 4 types of organic compounds only. इसमें आ गया प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. मतलब जो सब्सटेंसेस जो होंगे इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या होंगे, आपका मेनली होंगे आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और लिपिड्स भी होगा। लिपिड्स को छोड़ के ये जो प्रोटीन्स है या न्यूक्लिक एसिड्स है या पॉलीसैकेराइड्स है, ये मेनली पॉलीमेरिक होगा। पॉलीमेरिक मतलब मोनोमर से बना रहेगा। मोनोमर से बना रहेगा मतलब जैसे एमिनो एसिड्स है, ये क्या हो गया, एमिनो एसिड्स एक मोनोमर हो गया। बहुत सारा एमिनो एसिड जो है बनाएगा क्या, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो है किसका, प्रोटीन जो है क्या है, ये पॉलीमर है। पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड्स का, ठीक है। उसी तरह जो डीएनए वगैरह है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है। इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स है, वो किस पॉलीमर है किसका, ये पॉलीमर है पॉलीसैकेराइड, उसका मोनोमर हो गया आपका सैकेराइड मतलब शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह का चीज है। और आपका लेकिन इसका जो है आपका कोई मोनोमर नहीं है लिपिड्स का, ठीक है। इसीलिए बोला है कि the molecule in insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. लिपिड को छोड़कर और सब जितना है तीनों प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड जो है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो स्ट्रिक्टली जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मोलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है उसको रखा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रैक्शन के अंतर्गत। उसका कारण है ये जो है मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन का जो है ये पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग अगर किसी टिश्यू को अगर ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन भी टूटेगा। और सेल मेम्ब्रेन जब टूटेगा ना तो सेल मेम्ब्रेन जो है वेसाइकल्स के रूप में जो है ना वो जो है कि वो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग उसको
छानेंगे तो वो सोलूबल भी नहीं रहेगा वेसाइकिल्स, इसलिए ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये जो है एसिड इनसोल्यूबल पार्ट के अंतर्गत ये रहेगा। देखिए लिख रहा है बट आर केप्ट अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन और मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बिकॉज व्हेन वी ग्रीन्ड ए टिश्यू सेल मेम्ब्रेन आल्सो डिसरप्टेड। जब हम लोग टिश्यू को ग्रीन्ड करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी डिसरप्ट होगा। तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसाइकल्स which are not water soluble, water soluble नहीं होगा। So these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with acid insoluble pool as a macromolecule fraction, क्योंकि lipids are also present in a structure like cell membrane and other membrane। सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन में जो है ये प्रेजेंट रहेगा, इसलिए वेसाइकल्स के रूप में जो है ना ये ऊपर एसिड इंसोल्यूबल पूल के साथ जो है बाहर आ जाएगा। रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एसिड सोल्यूबल पूल। जो एसिड सोल्यूबल पूल होगा ना वो मेनली जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। The macromolecules from cytoplasm and cell organelles become acid insoluble fraction। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा, साइटोप्लाज्म का जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा या सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो जो है इंसोल्यूबल फ्रैक्शन के रूप में ऊपर आ जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म होगा और दोनों जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें मेनली जो है एसिड सोल्यूबल पार्ट रहेगा। दोनों को जो है मिला दिया जाए तो ये जो है इंटायर सेल का जो है इंटायर जो है केमिकल कंपोजिशन इसका रिप्रेजेंट करेगा। द टू फ्रैक्शन टुगेदर रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, वाटर जो है सबसे ज़्यादा होता है सेल में, जो है 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद जो है प्रोटीन होता है, उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड और आयंस जो है 1% रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन द केमिकल ऑर्गेनिज्म। वाटर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला केमिकल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।